Welcome again, all of you. We were in discussion of goodwill concept, features, and factors affecting value of goodwill in our last lecture. अभी आज हमने आपको स्टार्ट किया है सिखाना मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसका एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है मैंने। 3 बल्ब जलेंगे इसमें। पहला बल्ब है साहब मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में पहले मेथड के लिए वो होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें और दूसरा बल्ब जलेगा दूसरे मेथड ऑफ वैल्यूएशन के लिए। दूसरा मेथड होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा मेथड होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। 3 बल्ब जलेंगे। तो जो ये फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड गुडविल के वैल्यूएशन के लिए, इसमें हमारे पास 2 मेथड होते हैं। एक होता है साहब सिंपल एवरेज प्रॉफिट, इसके सब 2 मेथड होते हैं। एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है आपका जो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को हम शॉर्ट में SAPM लिखते हैं, राइट। और उसका फॉर्मूला गुडविल कैलकुलेशन का होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, राइट। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, मतलब जो भी आपका जो है एवरेज प्रॉफिट है उसको नंबर ऑफ परचेज ईयर्स से मल्टीप्लाई करना है। एवरेज प्रॉफिट मतलब पहले दूसरे तीसरे मतलब जितने भी साल का प्रॉफिट आपको एक्चुअल में अर्न दे रखा है फर्म का, उसको ले लेना है और उसका एवरेज करना है नंबर ऑफ मतलब ईयर्स से डिवाइड करके, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करके एवरेज प्रॉफिट आएगा। उसका मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर्स से करना है। मतलब ये डिपेंड करता है गुडविल के वैल्यूएशन के टाइम पर कि हम एवरेज प्रॉफिट के कितने टाइम्स गुडविल मान रहे हैं। मान ली दुगना मान रहे हैं तो नंबर ऑफ परचेज ईयर्स 2 हो जाएगा। तिगुना मान रहे हैं तो नंबर ऑफ परचेज ईयर्स 3 हो जाएगा, राइट। अगर कुछ नहीं दिया है तो आप नॉर्मली 2 या 3 साल का मान सकते हैं, या फिर ये मान सकते हैं कि जैसे जितने साल का आपके पास में है, वैसे जनरली क्वेश्चंस में दिया होता है कितने साल के मल्टीपल के बराबर गुडविल लेना कंसीडर, तो उसमें दिमाग लगाने की जरूरत है। वो आगे एडवांस डिस्कशन होता है जिसमें मतलब हमें ये भी सोचना पड़ता है कि कितने साल के परचेज ईयर के बराबर गुडविल होगी। तो अभी इतना ही है कि एवरेज प्रॉफिट आप निकालोगे और नंबर ऑफ परचेज ईयर जो क्वेश्चन में गिवन होगा उससे मल्टीप्लाई करो। सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए टोटल प्रॉफिट जो पिछले सालों में आपने कमाया है उसको नंबर ऑफ परचेज ईयर से, सिंपल एवरेज प्रॉफिट टोटल ऑफ पास्ट ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पास्ट ईयर्स, नंबर ऑफ पास्ट ईयर्स। पिछले साल का जितने भी पिछले साल का वो प्रॉफिट है उतने साल के नंबर से आपको डिवाइड करना है, तो आपका क्या आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। दूसरा मेथड है साहब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को अगर हम शॉर्ट में प्रोनाउंस करेंगे तो दैट इज WAPM मेथड। उसमें जो गुडविल होता है दैट इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, राइट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, जो टोटल प्रोडक्ट है उसको, मतलब प्रोडक्ट हम कैलकुलेट करेंगे ईयर वाइज और उसका टोटल करेंगे सारे ईयर्स के प्रोडक्ट का, उसको टोटल ऑफ वेट से डिवाइड करेंगे तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा। प्रोडक्ट कैसे आता है, जो भी एक्चुअल प्रॉफिट है किसी पर्टिकुलर ईयर का उसको उस पर्टिकुलर ईयर के गिवन वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा। वो क्वेश्चन में मेंशन होगा, राइट। अब बात आ रही है कि भाई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने चाहिए व्हाइल कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास। सबसे पहला कि एबनॉर्मल लॉस हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, अगर वो प्रॉफिट में इंक्लूडेड हो। प्रॉफिट में इंक्लूडेड का मतलब साल में जो प्रॉफिट कमाया उसमें से आपने डिस्चार्ज कर रखा है वो, मतलब लेस कर रखा है वो, राइट, उसमें चार्ज कर रखा है वो। मतलब 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया हुआ है किसी 2000 मान लीजिए 12 में, और वो प्रॉफिट जो आया है वो 20,000 रुपए की मशीन की परचेज लेस करने के बाद आया। तो मशीन की परचेज तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो आपके प्रॉफिट में से आपने लेस कर दी है, तो उसको आपको ऐड करना पड़ेगा, तो वो प्रॉफिट 1,20,000 हो जाएगा।
दूसरा इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एबनॉर्मल लॉस के लिए कि मान लीजिए आग लग गई, उससे कोई नुकसान हुआ, वो आपने चार्ज कर दिया, वो कैपिटल लॉस था आपका, एबनॉर्मल लॉस था, अनएक्सपेक्टेड लॉस था, जिसको आपको रेवेन्यू नहीं मान सकते आप, आपने प्रॉफिट में से घटा दिया है, तो वो प्रॉफिट आपका रिड्यूस हो गया है, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा उस ईयर के प्रॉफिट में जिसमें से आपने एबनॉर्मल लॉस को चार्ज कर दिया है, माइनस किया हुआ, राइट। अच्छा, सेकंड पॉइंट जो इम्पोर्टेंट हमें ध्यान रखना होता है, दैट इज एबनॉर्मल गेन ऑब्लिक कैपिटल रिसीव्ड मस्ट बी माइनस, राइट। कोई भी एबनॉर्मल गेन का मतलब द गेन विच इज नॉट नॉर्मल, द गेन विच इज नॉट नॉर्मल, कोई नेचुरल कैलेमिटी हुई और आपने कोई इंश्योरेंस कर रखा है तो उसको इंश्योरेंस क्लेम का पैसा आपको मिला, तो इट इज एबनॉर्मल गेन, अनएक्सपेक्टेड। और या कोई कैजुअल रिसिप्ट या रेवेन्यू इनकम आपको अचानक किसी तरीके से हो गई, राइट, तो दैट इज एबनॉर्मल गेन। तो अगर वो प्रॉफिट में दिखा रखी है तो दैट इज नॉट योर रिलेटेड टू द योर नेचर ऑफ बिजनेस, तो उसको उस पर्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट में से आपको माइनस करना पड़ेगा। अगर कोई कैपिटल रिसिप्ट है, जैसे मशीन बेची पैसा आया, वो आपने प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है आपके, तो वो कैपिटल रिसिप्ट आपको माइनस करनी पड़ेगी, राइट। इसके बाद तीसरी बात आती है कि कोई भी रेवेन्यू है, राइट, कोई भी रेवेन्यू है या रेकरिंग एक्सपेंस है, रेकरिंग माने रिपीटेटिव, रेकरिंग एक्सपेंस कह लो या रेवेन्यू एक्सपेंस कह लो, बात एक ही होती है। इसमें हमारा जो है, जो हम एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम है, इनकम टैक्स है, रेंट है, प्रोप्राइटर की खुद की सैलरी है, बोनस है, रेमुनरेशन सैलरी का दूसरा नाम है, राइट। यहाँ पर पार्टनरशिप में तो प्रोप्राइटर कौन होते हैं, पार्टनर होते हैं, तो उनकी सैलरी वगैरह। अगर ये कुछ एग्जाम्पल से रिलेटेड कोई रेवेन्यू एक्सपेंस प्रॉफिट में से आपका जो है चार्ज नहीं हुआ है, घटाया नहीं है, तो आपको ये माइनस करना चाहिए, राइट। द वेरी फोर्थ पॉइंट इन दिस इज एनी इनकम एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, कोई भी इनकम जो फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है, या कोई रेवेन्यू रिसिप्ट है कि फ्यूचर में आपको होगी, तो जिस पर्टिकुलर ईयर में उसका उसका एक्सपेक्टेशन है, उस पर्टिकुलर ईयर में उसको आप ऐड कर दीजिए। जैसे रेंट रिसीवेबल है, कमीशन रिसीवेबल है, राइट, तो उसको आप ऐड कर देंगे। तो इतना करने के बाद में फिर जो प्रॉफिट आएगा एक्चुअल, मतलब प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे, ईयर वाइज प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे, अगर उनमें ये वाले पर्टिकुलर चार से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है, तो करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका एवरेज निकालेंगे, फिर वो गुडविल कैलकुलेशन में हमारी मदद करेगा, राइट। तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि इसका जो है हमारे जो है सवाल में कैसे होगा। जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड के जो फॉर्मूले दिए हैं आपको, उससे रिलेटेड सवाल दिया हो सकता है कि साहब ये हमारे जो प्रॉफिट्स हैं इतने साल के परचेज के, और गुडविल का कैलकुलेशन होगा तो डिटरमाइन करो वैल्यू ऑफ गुडविल, या फिर ये अलग अलग ईयर्स के प्रॉफिट्स हैं और इनका ये वेट है, तो आप इससे रिलेटेड गुडविल की कैलकुलेशन करो इतने टाइम्स ऑफ परचेज ईयर्स का मान के। और या फिर एक ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे साहब, अलग अलग ईयर्स के प्रॉफिट इतने हैं, अब हमारा जो है इस पर्टिकुलर ईयर में ये एबनॉर्मल लॉस था, ये एबनॉर्मल गेन था, इस बात को ध्यान में रखते हुए आप जो है गुडविल का कैलकुलेशन करो, राइट। इस टाइप के क्वेश्चन कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने लाता हूँ। देखिए यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमारे पास क्वेश्चन सामने आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये लिखा हुआ है कि द प्रॉफिट फॉर द 5 years ऑफ ए फर्म आर एज फॉलोज, प्रॉफिट फॉर द 5 years ऑफ ए फर्म आर एज फॉलोज। 2010 में 4 लाख रुपीज का है, 2011 में 3,98,000 रुपीज का है, 2012 में 4,50,000 रुपीज का है, 2013 में 445,000 का है, राइट, 13 में 445,000 का है, और 14 में आपका जो है 5 लाख रुपीज का है। इसलिए इस सीक्वेंस में मतलब प्रॉफिट दे रखेंगे, राइट। कैलकुलेट करनी है गुडविल फर्म की ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ 5 years एवरेज प्रॉफिट, राइट। मतलब नंबर ऑफ परचेज ईयर्स तो 4 दे रखे हैं,
नंबर ऑफ परचेज ईयर्स तो 4 दे रखे हैं, और जो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने हैं वो आपके प्रॉफिट्स 5 ईयर्स के दे रखे हैं। तो मतलब 10, 11, 12, 13, 14, राइट। 2010, 11, 12, 13, 14, ये 5 ईयर्स के प्रॉफिट हैं। इनका पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है और उसके 4 टाइम्स के बराबर आपका जो है गुडविल कैलकुलेट होगा। तो देखिए इन दिस आपने क्या किया, 2010, 11, 12, 13, 14 के प्रॉफिट्स ले लिए, उन सब का टोटल किया, 21,93,000 आया। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए नंबर ऑफ पास्ट ईयर्स, कितने साल का प्रॉफिट है, ये 5 साल का, से डिवाइड किया, 4,38,600 आया, ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब इस एवरेज प्रॉफिट का मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर्स में करना है। तो 5 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट था और नंबर ऑफ परचेज ईयर्स 4 दिए थे क्वेश्चन में। एवरेज प्रॉफिट हम निकाल कैलकुलेट कर चुके 5 ईयर्स का, नंबर ऑफ परचेज ईयर्स 4 है, उससे मल्टीप्लाई कर दो तो 17,54,400 आपका जो है आ जाएगा गुडविल। इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इन दिस next numerical in the very sequence of it. The profits of a firm for the 5 years, for the past 5 years are given. 2011-12 जब भी इस तरीके से हमारे पास में गिवन होता है प्रॉफिट, तो उसको हम मानते हैं कि साहब वो आपका जो है फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, राइट। अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 का, राइट। और अगर ऐसे लिखा है 11, 12, तो वो ईयर एंडिंग 31 मार्च भी हो सकता है या ईयर एंडिंग 31 दिसंबर भी हो सकता है। तो लेकिन फिर भी ज़्यादा जो रिसेप्ट होता है, जो ज़्यादा कंसिडर किया जाता है, वो 31 मार्च का। तो 2011-12 में आपका प्रॉफिट 20,000 है, 12-13 में 24 है, 13-14 का, 14-15 का, 15-16 का गिवन है। कैलकुलेट करना है आपको गुडविल का वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट बेस्ड ऑन वेट 1, 2, 3, 4 एंड 5, राइट। तो देखिए इन दिस व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू। अभी इसमें मेथड नहीं लिखा क्वेश्चन में कि कौन से मेथड से आपको कैलकुलेट करना है। इसमें लिखा है कि गुडविल कैलकुलेट करना है 3 साल के परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट लिखा है। दिस इज व्हाट, तो गुडविल कैलकुलेट करना है 3 साल के परचेज के अलावा, नंबर ऑफ परचेज ये 3 दिए हैं और वेटेड एवरेज प्रॉफिट का बेस लेना है और वेट आपको ये कंसीडर करने हैं जो एडजस्टमेंट में दिए। So first of all, what we will do, we will write the given profits for the particular years one by one. We will write down this and then we will write corresponding weights to it, to the corresponding years, in front of corresponding years profit, and then we will multiply the related profit to the related weight, and 20,000 into 1 is 20,000 and 24,000 into 2 is 48,000, 30,000 into 3 is 90,000, then 25,000 into 4 is 1 lakh rupees, 18,000 into 5 is 90,000 rupees, and the total of the product shall be 3,48,000 rupees, and the total of weight shall be 15, and the weighted average profit shall come by averaging the total of product with its weight. And total of product, here we have calculated value 3,48,000 and dividing it with the total of weight 15, we receive 23,200, which is called as WAP, weighted average profit. It should be multiplied with the number of purchase year, which was given 3 in the question. It comes to 69,600, the value of goodwill. We learned 2 of the methods under average profit method for calculation of goodwill, in which simply calculation of goodwill is covered into these 2 examples. अभी जो important points जो consider करने होते हैं हमको सवाल में एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन में, वो यहाँ पर हमारे पास दिए हुए हैं। सवाल में दिया है कैलकुलेट करो गुडविल फर्म की ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। आई रिपीट, कैलकुलेट करिए गुडविल फर्म की ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 4 years। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर्स 3 दिए हैं,
वेटेड एवरेज प्रॉफिट पिछले 4 साल के कैलकुलेट करने हैं। प्रॉफिट पिछले 4 साल का हमारे पास में दिया है 2012 का 20,200, 13 का 24,800, 14 का 20,000, 15 का 30,000 और वेट हमें 2012, 2013, 2014, 2015 के असाइंड है दिस 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 दिस। आगे कॉरस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन हमारे पास दी हुई है। तो ठीक है, ये बात हमने समझ ली। आगे एडजस्टमेंट दी हुई है। मेरा एक पैटर्न है कि मैं हमेशा बच्चों से ये कहता हूँ कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ो तो सही, खैर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ना पूरा बहुत जरूरी है बिफोर वी गो टू कैलकुलेट इट। लेकिन जब पूरा पढ़ने के बाद हम सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो क्वेश्चन की जो सीक्वेंस है दैट मस्ट बी द सीक्वेंस ऑफ योर सॉल्यूशन। तो यहीं से हम पकड़ते हैं इंफॉर्मेशन को। 2012 का प्रॉफिट आपका जो है 20,200 हमने लिख लिया। 2013 का प्रॉफिट 24,800 हमने लिख लिया। 2014 का प्रॉफिट 20,000 हमने लिख लिया। 2015 का प्रॉफिट 30,000 हमने लिख लिया। राइट, वी आर डन टू दिस पॉइंट। अब वेट दे रखे हैं तो इसको हम अभी लिख नहीं सकते, इसको हम ध्यान रखेंगे कि हाँ ये कंसीडर होना है। प्रॉफिट लिखे अभी। अब आगे की जो सप्लाइड इंफॉर्मेशन है उसको कंसीडर करते हैं कि ऑन September 1, 2014, September 1, 2014, very required point to understand in this is ऑन September 1, 2014 एक मेजर प्लांट रिपेयर कराया था जो 6,000 रुपए खर्च हुए थे, जिसमें जो उसको रेवेन्यू खर्चा मान लिया था। रेवेन्यू खर्चा मान लिया था का मतलब उस प्रॉफिट में से ही लेस हो चुका होगा। अब आगे ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इस पैसे को कैपिटलाइज करना है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना है। क्यों मानना है? क्योंकि हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं। गुडविल कैलकुलेशन के पर्पस के लिए हमें इसे क्या मानना है? कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो हम क्या करते हैं कि हम ऐड करते हैं। अगर हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट उसमें से लेस कर रखा है प्रॉफिट में से तो हम उसे ऐड करेंगे। लेकिन इसमें आगे एक और बात कही कि कैपिटलाइज तो करो उस एक्सपेंडिचर को, लेकिन उसको आप डेप्रिसिएशन लगाओ 10% पर एनम से। मतलब उसको एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंस मानना है, मतलब डिसअलाउ करना है, उसको ऐड करना है प्रॉफिट में। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि डेप्रिसिएशन अलाउड है साहब 10% रिड्यूसिंग बैलेंस में। मतलब कैपिटल एक्सपेंस मान रहे हैं, उस एक्सपेंस को तो डिसअलाउड कर रहे हैं, उसे उस साल के प्रॉफिट में ऐड करेंगे हम। लेकिन डेप्रिसिएशन आपकी जो है अलाउ कर रहे हैं, हम डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे। लेकिन जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए मेथड यूज होगा वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का सेकंड नेम है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। राइट, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ये डिफरेंट नेम्स है जिससे आप इसको पहचानते हैं। अभी आपको करना क्या है कि जो ये 6,000 रुपीज है वो September 1, 2014 को मेजर रिपेयर कराया था। तो September 1, 2014 आपका कौन से ईयर के प्रॉफिट्स में आएगा भाई? ये जो प्रॉफिट्स दे रखे हैं 2012, 13, 14 के दे रखे हैं, तो मैंने आपको बताया कि मोस्टली हम क्या लेते हैं कि 31 मार्च एंडिंग ईयर लेते हैं। तो ये 2012 का जो प्रॉफिट है 31 मार्च 2012 का है, 13 का है 31 मार्च 2013 का है, और जो 14 का है 31 मार्च 2014 का है, 15 का है 31 मार्च 2015 का है। ये रिपेयर कराई थी 1 सितंबर 2014 को। तो सितंबर 2014 कौन सा ईयर हो गया? अप्रैल 1, 2014 टू 31 मार्च 2015 के बीच में आया वो। आई रिपीट, अप्रैल 1, 2014 से 31 मार्च 2015 के बीच में आया वो। यहाँ पे आपने 6,000 रुपए की रिपेयर कराई है तो 14-15 का प्रॉफिट होगा वो। तो इन्होंने तो साहब 14 में ऐड कर दिया है। राइट, तो इसका मतलब ये इसको 31 दिसंबर पे एंड होने वाला ईयर मानना है। इस बात को ध्यान में लीजिए आप। मतलब क्वेश्चन में अगर दिया है 12-13 करके तो वो फाइनेंशियल ईयर ही है। उसी तरीके से सोचेंगे हम चीज। 13-14 दिया है तो वो आपका जो फाइनेंशियल ईयर ही है। कुछ नहीं दिया है तो वो फाइनेंशियल ईयर मान के सोल्व हो सकता है या कैलेंडर ईयर मान के सोल्व हो सकता है। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप उससे रिलेटेड नोट लिखेंगे वहां पे कि आपने ये एज्यूम करके सोल्व किया है क्वेश्चन। तो अभी यहाँ पर जो सॉल्यूशन सामने है वो मैं बता रहा हूँ आपको कि दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा ऐसा नहीं होगा। आंसर अलग अलग आएगा लेकिन सही माना जाएगा।
क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन अगर आप कोई एजम्पशन रखते हो तो वो आप नोट पे लिख रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। कैलकुलेटेड वैल्यू अलग होगी लेकिन वो सही मानी जाएगी, राइट। तो अभी यहाँ पर इन्होंने कैलेंडर ईयर के हिसाब से सोल्व किया है। तो ऑन September 1, 2014, तो ये मतलब दिसंबर 2012 का प्रॉफिट है, ये दिसंबर 2013 का है, दिसंबर 14 का है, दिसंबर 15 का है। तो साहब ये जो September 1, 2014 की जो रिपेयर है वो दिसंबर 2014 को एंड होने वाले ईयर की है। तो 2014 वाले ईयर में आप इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान के ऐड कर दो। सबसे पहला काम ये करेंगे आप, 6,000 रुपए 2014 के प्रॉफिट में आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, September 1, 2014 से दिसंबर 2014 तक, सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, 4 महीने हो गए। 6,000 रुपीज पर 10% आप कैलकुलेट करोगे 600 रुपीज आती है, और 4 महीने की कैलकुलेट करोगे मतलब 600 इंटू 4/12 तो वो 200 रुपये आती है। आई रिपीट, 6,000 इंटू 10/100 इंटू 4/12 200 रुपीज आएगी। तो उसको आप लेस कर दीजिएगा। तो 200 रुपीज 2014 में लेस करेंगे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। 2014 के बाद 2015 में भी तो आएगा। तो 6,000 रुपीज आपका जो है टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर था, जिसमें से 200 रुपीज 2014 की डेप्रिसिएशन हो गई, लेस करेंगे तो कितना रह जाएगा वो 5,800। तो बचा हुआ बैलेंस है उस पर अगले साल लगेगी। तो 5,800 पर 10% आपकी लगेगी 580। तो 2014 में इस मेजर रिपेयर कैपिटल एक्सपेंस पे डेप्रिसिएशन आप लेस कर रहे हो 200, और 2015 में आप डेप्रिसिएशन लेस कर रहे हो 580 रुपीज। आई रिपीट, 6,000 पर 10% 4 मंथ्स की कैलकुलेट करोगे, 6,000 इंटू 10/100 इंटू 4/12 200 आएगी। 6,000 में से 200 लेस करोगे 5,800 आएगा, जिसका 10% अगले साल के लिए डेप्रिसिएशन का 580 रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से कैलकुलेट की हुई डेप्रिसिएशन कहलाती है ये, राइट। तो दिस मच इस एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। अब बात करते हैं सेकंड एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक 2013 का ओवर वैल्यूड है 2,400 रुपए से। क्लोजिंग स्टॉक अगर फाइनल अकाउंट में हम देखें तो वो क्रेडिट में आता है। क्रेडिट की चीज अगर ओवर वैल्यूड है तो प्रॉफिट ज्यादा हो गया, क्रेडिट की चीज अगर ओवर वैल्यूड है तो प्रॉफिट ज्यादा हो गया होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होने से प्रॉफिट ज्यादा हो गया, तो उस प्रॉफिट को सही पोजीशन पे लाने के लिए आपको लेस करना पड़ेगा 2,400 रुपीज। तो 2013 के प्रॉफिट में से इसे लेस कर दीजिए 2,400 रुपीज, राइट। अच्छा एक बात और है इंपॉर्टेंट, अगर 2013 का ये क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो 2013 का जो क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा वो 2014 का ओपनिंग स्टॉक हो गया होगा स्टूडेंट्स। 2013 का जो क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा वो 2014 का ओपनिंग स्टॉक हो गया होगा स्टूडेंट्स। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था तो ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड होगा 2014 का। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट का होता है, ज्यादा होता है, प्रॉफिट बढ़ गया होगा। अच्छा, 2014 के लिए 2,400 ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता है, वो ज्यादा हो गया, डेबिट की चीज ज्यादा हो गई तो प्रॉफिट कम हो गया, राइट। तो इसे आपको बढ़ाना पड़ेगा 2014 में, प्रॉफिट कम हो गया तो प्रॉफिट को सही पोजीशन पे लाने के लिए आपको इसको ऐड करना पड़ेगा, राइट। इस तरीके का हम चार्ट बनाएंगे। तो ये क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक 2013 का ओवर वैल्यूड है, सही प्रॉफिट लाने के लिए आप इसको लेस कर दीजिएगा 2013 में से, और जो 2013 का क्लोजिंग है वो 14 का ओपनिंग स्टॉक रहा होगा। तो ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, और डेबिट का आइटम ज्यादा हो गया तो प्रॉफिट कम आएगा, सही प्रॉफिट लाने के लिए ऐड कर दीजिए, तो फिर रिजल्ट्स आएंगे। अब आगे दिया हुआ है टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअल चार्ज 4,800 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में जो मेंशन कराए थे वही सब हैं, उसी से रिलेटेड है। टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअल चार्ज, मैनेजमेंट कॉस्ट का मतलब मैनेजमेंट की सैलरी। तो उसमें मैंने मेंशन करवाया कि एनी टाइप ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेकरिंग एक्सपेंडिचर मस्ट बी लेस। तो 4,800 रुपीज का आपका एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो आपको लेस करना चाहिए 4,800, तो इसको इन्होंने सबसे ऊपर ही लेस कर दिया है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप सबसे पहले इसको लेस करो। आप कहोगे साहब सर कह रहे हैं कि साहब सबसे पहले क्वेश्चन की सीक्वेंस हमारे सॉल्यूशन की सीक्वेंस होनी चाहिए, लेकिन इसमें लास्ट वाली एडजस्टमेंट को सबसे पहले लेस कर रखा है, आप सोच सकते हो। तो मैं इसमें क्या कहता हूँ कि आपको सॉल्यूशन कॉपी पे करना है, इसमें से देख के नहीं करना है। तो सबसे पहले आप प्रॉफिट लिखेंगे,
फिर उसके बाद में जो पहली एडजस्टमेंट की कैपिटल एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट करेंगे, उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, उसमें क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट ट्रीट करेंगे। फिर जो रिजल्ट्स आएंगे आपके खुद के कैलकुलेट किए हुए, ध्यान दीजिएगा, उसमें से फिर ये जो लास्ट एडजस्टमेंट है उसका ट्रीटमेंट लास्ट में ही करिएगा। तो टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 4800 शुड बी मेड फॉर द पर्पस फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो इसको हर ईयर के प्रॉफिट में से इसको आप लेस कर दीजिए 4800 को, 2012 में से भी, 13 में से भी, 14 में से भी, 15 में से भी। जो फाइनल रिजल्ट्स होंगे वो एडजस्टेड प्रॉफिट होंगे। इन एडजस्टेड प्रॉफिट्स को लेके चारों ईयर के प्रॉफिट को आप लिख लेंगे। अब क्योंकि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला मेथड इसमें लगा है, तो एडजस्टेड प्रॉफिट जो एक्चुअल आपने कैलकुलेट किया उनको लिख दीजिए। फिर जो वेट क्वेश्चन में दिए हुए थे, हमने कहा था हम याद रखेंगे और बाद में यूज करेंगे, राइट। क्वेश्चन में थे ये, मैं एक बार शो कर देता हूँ, ये रहे ये सारे वेट, राइट। तो इन वेट्स को एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट जो आपने इस चार्ट के थ्रू कैलकुलेट किया, उनके कॉरस्पॉन्डिंग वेट्स लिख देंगे। प्रॉफिट में वेट का मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट आएगा, उस प्रोडक्ट का टोटल समझ रहे हैं, 15,400 इंटू 1, 17,600 इंटू 2, 23,400 इंटू 3, 24,620 इंटू 4 इज 98,480। टोटल वेटेड टोटल वेटेड प्रॉफिट इज 2,19,280। और जिसको आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा 21,928। और जिसको नंबर ऑफ परचेज ईयर जो क्वेश्चन में दिया था 3 से मल्टीप्लाई करोगे 65,784। अच्छा, ये डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन बता रखी है जो हमने आपको वैसे ही ओरली एक्सप्लेन कर दी। तो दिस इज द मच अबाउट एवरेज प्रॉफिट मेथड and which you must practice by yourself writing in, and not only noting it down but also just solving yourself, और not only just copying it कि मतलब जैसा इसमें हो रहा है यही सॉल्यूशन होना चाहिए, ऐसा नहीं है। जो भी बुक आप कंसीडर करें, जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हैं उसमें इस टाइप का सवाल है, उसको आप अपनी कॉपी में करके देखो, जितने भी इलस्ट्रेशन इससे रिलेटेड, जितने भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड का कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो जाएगा। आगे हम डिस्कस करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। थैंक यू फॉर अप टू दिस पॉइंट।